Today we are going to start chapter number 2 फेडरलिज्म from democratic politics of class 10th और ये इसका पार्ट 1 है। इससे पहले हमने जो फर्स्ट चैप्टर था पावर शेयरिंग वो डिस्कस किया था और उसमें हमने ये देखा था कि देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग और उसमें से एक था कि पावर इज़ डिवाइडेड अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट में पावर डिवाइड की जाती है तो यही फेडरलिज्म है। लेकिन इस चैप्टर में हम इसको डिटेल से जानेंगे फेडरलिज्म को। तो चलिए इसकी डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं जो बुक में दी हुई है। फेडरलिज्म इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। फेडरलिज्म एक तरह की का सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें पावर को डिवाइड करते हैं। जनरली इसमें पावर को डिवाइड करते हैं एक तो सेंट्रल अथॉरिटी में और दूसरा इसके वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में। अभी आगे हम इसको और समझेंगे। फॉर एग्जांपल आप देखें इंडिया का ये मैप आपके सामने है। अब इंडिया में पूरे इंडिया के लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसको हम केंद्र सरकार हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। और फिर इसकी वेरियस कॉन्स्टेंट यूनिट्स। अब हमारे इंडिया की कॉन्स्टेंट यूनिट्स कौन सी है? ये जितने भी स्टेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इन स्टेट्स की भी इन स्टेट्स और सेंटर इनके बीच में क्या होगा? पावर को डिवाइड किया जाएगा। तो ये फेडरलिज्म के अंदर ऐसा होता है। यूजुअली फेडरेशन हैज़ 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ज़्यादातर एक फेडरेशन के अंदर 2 लेवल होते हैं गवर्नमेंट के। वन इज़ द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री। एक तो हो गई पूरे एंटायर कंट्री यानी पूरे देश के लिए गवर्नमेंट जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। दैट इज़ यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। और ये जो गवर्नमेंट होती है ये उन इश्यूज़ पर काम करती है, उन सब्जेक्ट्स पर काम करती है जो पूरे कंट्री से, नेशन से बिलोंग करते हैं। द अदर्स आर गवर्नमेंट्स एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट्स। अब जो दूसरा लेवल है गवर्नमेंट का वो प्रोविंसेस या स्टेट्स जो राज्य हैं उनके अंदर होता है। दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ देयर स्टेट। और इनका जो मेन फोकस होता है वो अपने स्टेट के अंदर के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको देखना होता है। Both these levels of governments enjoy their power independent of the other। और फेडरलिज्म में ये होता है कि ये जो लेवल्स हैं गवर्नमेंट के दोनों ही, चाहे वो सेंट्रल अथॉरिटी हो या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट हो यानी कि प्रोविंस और स्टेट्स हों, वो अपने पावर को इंडिपेंडेंटली यूज़ करते हैं विदाउट इंटरफेरेंस टू ईच अदर। अब जब हम फेडरल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो क्या इसके अपोजिट भी कोई दूसरा सिस्टम होता है? हाँ हो बिल्कुल होता है और हमारी बुक में ये दिया भी है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है, एनुअल एग्ज़ाम में भी आया है CBSE की। तो इसको हम समझ लेते हैं कि इसके अगेंस्ट कौन सा सिस्टम होता है। तो दूसरा जो सिस्टम है वो है यूनिटरी सिस्टम। एक फेडरल सिस्टम है जिसके बारे में हम बात कर ही रहे हैं, दूसरा होता है यूनिटरी सिस्टम। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरल सिस्टम? यूनिटरी को समझते हैं पहले। अंडर द यूनिटरी सिस्टम ईदर देयर इज़ ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, या तो वहाँ पर एक ही लेवल होगा गवर्नमेंट का। जैसे वापस से हम एक बार मैप में जाएं, अगर मान लो कि हमारे इंडिया में ये पूरा जो हमारा इंडिया है इतना बड़ा और इसमें इतने सारे स्टेट्स हैं, उसके बावजूद सपोज़ कि हमारे यहाँ केवल एक ही लेवल की गवर्नमेंट होती, दूसरा कोई लेवल नहीं होता गवर्नमेंट का, तो हम कहते हैं कि इंडिया हैज़ अ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तब हमारे भारत में यूनिटरी गवर्नमेंट होती। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ यूनिटरी नहीं है, फेडरल है। तो यूनिटरी सिस्टम कब कहेंगे? जब ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो। या एक दूसरी कंडीशन में भी कहते हैं जब द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि स्टेट गवर्नमेंट तो हो यानी कि सब यूनिट्स तो हो वहाँ पर, लेकिन वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरी तरह कंट्रोल में काम करती हो, उसके सबऑर्डिनेट हो, उनको कोई बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस नहीं हो अपने मामलों को, अपने सब्जेक्ट्स को डील करने में, वो एक सबऑर्डिनेट की तरह काम करती हो। तो ऐसी कंडीशन में उनके होते हुए भी उनका होना ना होना बराबर है। इसलिए
हम उसे कहते हैं यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट। और इस सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे जब अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को या लोकल गवर्नमेंट को जो आदेश देना चाहे दे सकती है, और उनको वो फॉलो करना ही होता है, ये उनके लिए बाइंडिंग होता है। अब जस्ट इसके अपोजिट है फेडरल सिस्टम। इन अ फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर इशू नहीं कर सकती। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर्स ऑफ इट्स ऑन फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पावर्स होती है जिनको वो यूज़ करती है, और उसके लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं होती, उनके लिए वो उनको उनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। बोथ दिस गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। ये दोनों ही जो गवर्नमेंट हैं फेडरल सिस्टम में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, वो आंसरेबल किसको है? जनता को। देश की जो जनता है उसके सामने वो आंसरेबल है, एक दूसरे के लिए वो आंसरेबल नहीं है। ओके, अब हम जानते हैं जो की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म है ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एग्ज़ाम में अक्सर इसके जो लॉन्ग आंसर्स हैं उसमें आता है, इसके ज़्यादा मार्क्स के होते हैं, इसलिए इसको आप ध्यान से समझें। बुक में जैसा दिया है हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फीचर तो हो गया देयर आर 2 और मोर लेवल्स और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। ये तो इसकी डेफिनेशन में हमने देख लिया, तो इसको ये कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है याद करने में कि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लेवल होते हैं गवर्नमेंट के। डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स। अब चाहे एक टीयर हो या 2 टीयर हो गवर्नमेंट के, जिन पर वो रूल कर रहे हैं वो सिटीजन तो वही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सिटीजन भी बदल जाएंगे, सिटीजन तो वही रहेंगे। बट ईच टीयर हैज़ इट्स ऑन जुरिस्डिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन फ़र्क इस बात का है कि जो ये डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है, इनका अपना अपना खुद का जुरिस्डिक्शन होता है। जुरिस्डिक्शन यानी कि उनका एरिया ऑफ वर्किंग, उनका जो डिसाइडेड एरिया है काम करने का, जितना वो जो सब्जेक्ट्स उनके कंट्रोल में आते हैं उन पर वो काम कर सकते हैं, चाहे वो लेजिस्लेशन से जुड़ा हो या टैक्सेशन से या एडमिनिस्ट्रेशन से। द जुरिस्डिक्शंस ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो जुरिस्डिक्शन है, जैसा कि हमने बात की कि ये उनका वो कौन से सब्जेक्ट्स पे काम करेंगे, उनकी क्या लिमिट्स होगी, और वो उनका वर्क करने का एरिया क्या होगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा हुआ है, और उसके हिसाब से इनका जुरिस्डिक्शन तैयार होता है। सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। तो इस तरह से जो एग्जिस्टेंस है और जो अथॉरिटी है, सारे जो डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है फेडरल सिस्टम में, वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने से वो अपनी पावर्स, अपना ओरिजिन्स वहाँ से उनको मिलता है। द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म की एक खास बात ये भी है कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको कोई भी लेवल की गवर्नमेंट यूनिलेटरली यानी कि अकेले चेंज नहीं कर सकती। सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अगर कोई चेंज करना हो बेसिक जो स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल जो प्रोविजंस उनमें, तो दोनों ही लेवल की कंसेंट ज़रूरी होगी। कोई एक लेवल की गवर्नमेंट इसको चेंज नहीं कर सकती अपने आप से। नेक्स्ट है कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब जो पावर की इंटरप्रिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो पावर्स दी गई है वो कोर्ट्स ही कर सकती है। जाहिर है कि अभी जस्ट हमने बात की कि उनका जो जुरिस्डिक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स के चक्कर में उनके बीच में हो सकता है कि कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाए। तो ऐसे में कौन कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज को इंटरप्रेट करेगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है कोर्ट।
The highest court act as an umpire if disputes arise between different levels of government in the exercise of their respective powers. जिस तरह से क्रिकेट के मैच में अंपायर होता है और अंपायर का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है, तो इसी तरह से अगर मान लो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर्स को लेकर के कोई कन्फ्यूज़न, डाउट पैदा होता है, तो उसको जो हमारी कोर्ट से हाईएस्ट कोर्ट, फॉर एग्जांपल इन इंडिया इट इज़ सुप्रीम कोर्ट, तो वो इसको दूर करते हैं. सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. अब हम जानते हैं कि गवर्नमेंट्स को चलने के लिए, गवर्नमेंट्स को चलाने के लिए, उनको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी सारे पैसे की ज़रूरत होती है, एक्सपेंडिचर उनको करना होता है, तो उनको कहाँ से ये पैसा आएगा. तो इसके लिए उनके जो सोर्सेस हैं वो भी दिए हुए हैं, क्लियरली दिए हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि किस गवर्नमेंट को किस हेड से, किस फील्ड से, कौन से टैक्स से इनकम होगी, ये भी स्पेसिफिकेशन दे दिया गया. स्टेट गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से आएगी और सेंटर की इनकम कहाँ से आएगी. द फेडरल सिस्टम दस हैज़ ड्यूल ऑब्जेक्टिव्स. इस तरह से हम देखते हैं कि फेडरल सिस्टम जो है वो दो ऑब्जेक्टिव को लेकर चलता है, दो ऑब्जेक्टिव पे काम करता है. एक तो वो करता है टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री. एक तो वो पूरी देश की यूनिटी को जोड़ के रखता है, मजबूती देता है. दूसरा, वाइल एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी. लेकिन उसके साथ साथ जो रीजनल डाइवर्सिटी है उसको भी वो एकोमोडेट करता है, उसको भी वो प्रोटेक्ट करके चलता है. तो दो चीज़ें हो गई, एक पूरी हम नेशनल लेवल पर देखें तो वो यूनिटी को भी प्रोटेक्ट कर रहा है और दूसरी तरफ वो रीजनल डाइवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट कर रहा है. तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन, बहुत ही अच्छा, और दो ऑब्जेक्टिव जो कि बिल्कुल एकदम अपोजिट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी ये साथ लेकर के कोऑर्डिनेट करके चलता है. इसीलिए फेडरलिज्म जो है वो बहुत ही अच्छा सिस्टम माना जाता है गवर्नमेंट का. अब हम बात करते हैं कि जो फेडरेशंस हैं वो क्या एक ही तरह के होते हैं, तो इसका आंसर है कि नहीं, दो तरह के होते हैं. ये हमारी बुक में दिया है, दो तरह से फेडरेशंस बनते हैं. एक को हम कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशंस, दूसरे होते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस. इसके बारे में भी शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है. कभी कभी हो सकता है कि इसमें से आपको 1 मार्क क्वेश्चंस भी आ जाएं कि कौन सा कंट्री जो है वो होल्डिंग टुगेदर है, कौन सा कमिंग टुगेदर का एग्जांपल है. इसको हम समझ लेते हैं. द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर. पहला जो रूट है फेडरेशन बनाने का वो ये है कि उसमें जो ऑलरेडी जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, पहले से ही जो अलग अलग स्वतंत्र राज्य हैं, वो एक साथ मिल कर के और एक बड़ी यूनिट बना लेते हैं. मतलब कि अर्लियर देवर सेपरेटेड, अलग, पहले तो वो सब अलग अलग उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी थी, लेकिन वो सब मिल कर के फिर एक बिगर यूनिट बनाते हैं. और इस तरह से सो दैट बाय पुलिंग सोवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी. और इस तरह से वो अपनी पावर को बढ़ा लेते हैं. दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशंस इंक्लूड यूएसए. यूएसए इसका एग्जांपल है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया. ये सब पहले इनमें अलग अलग इंडिविजुअल स्टेट्स थे, इन्होंने मिलकर के फिर अपना एक नेशन बना लिया. इन दिस फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेडरेशंस ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड आर स्ट्रॉन्ग विज़ द फेडरल गवर्नमेंट. और इस तरह के जो कमिंग टुगेदर फेडरेशंस में जो फेडरेशंस होते हैं उसमें सारे स्टेट्स जो हैं वो इक्वली पावरफुल होते हैं. अब दूसरा है होल्डिंग टुगेदर. इसमें क्या होता है, द सेकंड रूट इज़ वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट. इसमें इसका अपोजिट होता है. इसमें एक बड़ा कंट्री, पहले से एक कंट्री जो है काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन वो अपनी जो यूनिट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स एंड डिफरेंट स्टेट्स हैं, उनमें पावर का डिवीज़न करता है. इसमें पहले से ही ऑलरेडी एक बड़ा नेशन है जो अपने स्टेट्स में डिवाइड करता है अपने आप को और उनमें पावर को डिवाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में. इसके एग्जांपल हैं इंडिया, स्पेन और बेल्जियम. इंडिया, जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइम पीरियड्स पर स्टेट्स बनते रहे और
आज अभी भी रिसेंटली हम देखते हैं कि चेंज होता रहता है स्टेट्स वगैरह। तो ये अपने आप को एक बड़ा नेशन स्टेट्स में डिवाइड करता है, फिर उनमें गवर्नमेंट्स होती है, उनमें पावर का डिवीज़न होता है। स्पेन भी इसी तरह का एग्जाम्पल है और बेल्जियम भी। ये है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। This kind of holding together federations, in this second category, the central government tends to be more powerful vis-a-vis the states. इस तरह के फेडरेशन में हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा सा एज होता है, थोड़ा सा वो ज़्यादा पावर्स यूज़ करती है बजाय कि स्टेट्स की गवर्नमेंट के। तो ये दो तरह के रूट्स हो गए फेडरेशंस बनाने के। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। डिफाइन फेडरलिज्म, mention the features of federalism, differentiate between unitary and federal system of government, what are the two routes of making federations। चलिए इसके बाद सेकंड पार्ट में हम आगे के डिस्कशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।